Good afternoon, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss three different topics of Chapter 6, Judiciary. Your first topic is provisions ensuring independence of judiciary. Second one is Indian judiciary, and third one is organization of Supreme Court. So let us start our first topic: provisions ensuring independence of judiciary. The Constitution of India has made certain provisions to ensure independence and impartiality of judiciary. जो भारतीय संविधान है उसमें ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जिससे हमारी जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र रखा जा सके और निष्पक्ष रखा जा सके. सो दीज प्रोविजंस कीप द जुडिशरी इंडिपेंडेंट. ये जो व्यवस्थाएं हैं ये न्यायपालिका को स्वतंत्र रखती हैं किसी ऑफ एनी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस, किसी भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव इन्फ्लुएंस से. सो फर्स्ट वन क्या है? अपॉइंटमेंट. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्नड हाई कोर्ट इन अ स्टेट. द appointment is done by the prescribing certain minimum high qualification in the constitution. इनकी जो नियुक्तियाँ होती हैं न्यायाधीशों की ये संविधान के द्वारा निर्धारित की गई योग्यताओं के अनुसार की जाती हैं ताकि बाद में किसी भी प्रकार की फेवरेटिज्म से बचा जा सके. सेकंड, टर्म एंड सर्विसेज. ए जज कांट बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस. एक न्यायाधीश को उसकी जो सर्विस है उससे डिसमिस नहीं किया जा सकता. वंस अपॉइंटेड दे रिटायर्ड एट द एज ऑफ 65. जब एक बार को अपॉइंट कर लिया जाता है तो 65 ईयर्स के एज में ही रिटायर होते हैं. और एट द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म ऑफ 6 ईयर्स विच एवर कम्स फर्स्ट. इनको 6 वर्ष के लिए हायर किया जाता है. दोनों में से जो चीज़ पहले आती है, चाहे वो 6 ईयर पहले आ जाए चाहे 65 आ जाए, तब इनकी रिटायरमेंट हो जाती है. थर्ड वन इज़ सैलरीज एंड अलाउंसेस. The salaries and allowances of the judges of the Supreme Court are charged from the Consolidated Fund of India. इनको जो वेतन और अन्य सुविधाएँ होती है उसका भुगतान कहाँ से किया जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें से किया जाता है. एंड सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस कांट बी रिड्यूस्ड बाय द पार्लियामेंट ड्यूरिंग देयर टेन्योर. इनके कार्यकाल के दौरान इनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती. नाउ वन क्वेश्चन विल कम इन योर माइंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? लेट अस डिस्कस दिस टर्म. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. दिस फंड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. भारत के संविधान के धारा 266 के तहत इसका निर्माण किया गया था इस फंड का. ऑल रिवेन्यू, जितने भी टैक्सेस जो रिसीव किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, मनी बोरोड एंड रिसीट फ्रॉम लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट फ्लो इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. वो सारे कहाँ जमा होते हैं? इसी फंड में जमा होते हैं. एंड ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार का जितना भी खर्च होता है, इज़ मेड फ्रॉम दिस फंड, इसी से उठाया जाता है, इसी फंड से. एंड एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? एक्सेप्शनल आइटम्स, जो अपवादजनक जो चीज़ें उनको छोड़कर, विच आर मेट फ्रॉम कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ द पब्लिक अकाउंट. एंड इम्पोर्टेंटली नो मनी कैन बी विदड्रॉ फ्रॉम दिस फंड विदाउट द पार्लियामेंट्स अप्रूवल. संसद की स्वीकृति के बिना इस फंड से पैसे नहीं निकाले जा सकते. तो दिस इज़ योर न्यू टर्म, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, Indian judiciary. At the apex or central level, Supreme Court; at the state level, High Court; at the local level, District Court. So let us look at the structure of judiciary. The structure of judiciary in India is pyramidal, means pyramid की तरह है, with the Supreme Court at the top, High Court below them and district and subordinate court at the lowest level. The lower courts function under the direct superintendence of the higher court. So all these are the function of Supreme Court, just like its decision are binding on all courts. मतलब सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दे दे उसके बाद कहीं सुनवाई नहीं हो सकती.
सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। एंड सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफ़र जजेस ऑफ हाई कोर्ट जजेस भी ट्रांसफ़र भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ, किसी भी कोर्ट से, न्यायालय से केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एंड कैन ट्रांसफ़र केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। ऑल दीज आर द फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड ये जुडिक्शन है, इसकी कार्य प्रणाली है। एंड आफ्टर दैट हाई कोर्ट कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट के द्वारा जो भी अपील की जाती है उसकी सुनवाई हाई कोर्ट में होती है। एंड हाई कोर्ट कैन इशू रिट फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स इफ़ एनी गवर्नमेंट मशीनरी is try to snatch the fundamental right of any citizen, then high court can issue writ. Third one, can deal with cases within the jurisdiction of the state. And fourth, exercise superintendence and control over the courts below it. So all these are the jurisdiction function of Indian judiciary. Now next topic is organization of Supreme Court. First one है appointment. So first of all, the Supreme Court at present consists of one Chief Justice and 29 other judges. In 1950 when the Constitution was enacted, जब संविधान बनाया गया था, then there were only 8 judges. तब यहाँ पर इनकी संख्या 8 ही थी. In 1956 1956 में the number was increased to 11. 56 में संख्या बढ़ाकर 8 से 11 कर दी गई. And in 1960 11 to 14, and 1977 18 to 14 to 18, and in 1980 it was increased to 25. Next point, appointment. Article 124 of the Constitution provides that a judge of the Supreme Court will be appointed by the President. कि सुप्रीम कोर्ट जज की जो नियुक्ति हो किसके द्वारा की जाएगी, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी. And with such judges of the Supreme Court and of high courts in the state as the president may deem necessary. In case of appointment of judge other than the Chief Justice of India may be consulted. Next है क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग ए सुप्रीम कोर्ट जज. सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होना चाहिए. ही शुड हैव सर्व्ड एज जज इन अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years. कम से कम उन्होंने 5 साल तक में सेवाएं दी हो हाई कोर्ट में जज के रूप में. एंड ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ वन और मोर हाई कोर्ट्स फॉर 10 consecutive years. And fourth one, he should be in the eyes of the president as a distinguished jurist. Next point is salaries and allowances. The Chief Justice of India get a monthly salary of 2.8 lakh while other judges get a salary of 2.5 lakh. They are only eligible for free accommodation and other allowances. इनको फ्री अकोमोडेशन मिलती है और अदर अलाउंसेस भी सुविधाएं प्रदान की जाती है. एंड आफ्टर रिटायरमेंट दे गेट पेंशंस एट प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट. और रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन भी दी जाती है. एंड फर्दर दे कांट प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, the salary and allowances of Supreme Court judges are charged from the Consolidated Fund of India. इनकी जो सैलरी है वो कहाँ से दी जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वहाँ से चार्ज की जाती है उस फंड में से. एंड दाउ द पार्लियामेंट कैन डिबेट इट कांट वोट अपॉन द एक्सपेंसेस इनकरेंट बाय द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है ओथ ऑफ ऑफिस. काम के लिए जब ये कार्य करने के लिए जब ये शपथ लेते हैं. Before assuming office, each judge is administered oath of office by the president. राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है. To honor the constitution, संविधान का सम्मान रखने के लिए, with loyalty and discharge duties diligently.
इन्हें शपथ दिलाई जाती है कि ये संविधान का सम्मान करेंगे और पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है टेन्योर एंड रिमूवल ऑफ जजेस। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ए सुप्रीम कोर्ट जज वुड होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 65। 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो अपने सेवाएं देते हैं। एंड इफ़ ही वांट्स टू रिटायर अर्ली, अगर वो पहले सेवानिवृत्त होना चाहते हैं, ही शुड सेंड हिज रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर वो किसी कारण से पहले सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं, रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो उन्हें रेजिग्नेशन लेटर लिखकर प्रेसिडेंट को सेंड करना पड़ता है। रिमूवल ऑफ जजेस। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड इफ़ दे डिस्चार्ज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, display unsoundness or on ground of proved incapability or misbehavior in performing their functions। ड्यूटी के दौरान मिसबिहेव करते हैं या इनकैपेबिलिटी शो होती है किसी रीजन से, या ऐसी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते हैं, फंक्शंस को, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस को डिस्चार्ज करते हैं। द मेथड ऑफ रिमूविंग द जजेस इज़ क्वाइट रीज्ड। A judge can be impeached by the president if both the houses of parliament pass a resolution supported by a majority of not less than 2/3 member of parliament present and voting। जब सुप्रीम कोर्ट जज के अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन पास किया जाता है, उसके लिए 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट होना जरूरी है वोटिंग के दौरान, एंड एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी of the total strength of the house। One house moved to the proposal while the other house sit as a court of appeal। जिसमें एक हाउस तो कैसे बैठता है, moves the proposal, प्रपोजल को पेश करता है, जो दूसरा हाउस है वो sit as a court of appeal। So when such a resolution is under consideration, द जज हैज़ अ राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। तो न्यायाधीश के पास अधिकार है अपने बचाव करने का, इधर इन पर्सन और थ्रू सम रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो खुद बचाव कर सकता है या किसी प्रतिनिधि के द्वारा। सो द अबव prevalent method makes it difficult for a judge to be removed for a ruling political alliances would have to muster a 2/3 majority, which is difficult proportion for any one single party in the parliament। तो ये जो proportion दिया गया 2/3, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इतना proportion अचीव कर पाना। तो ये जो प्रोसेस है रिमूवल ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। सो दिस इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। क्या निश्चित करता है, स्वतंत्रता निश्चित करता है किसकी, न्यायपालिका की। सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव डिस्कस 3 different topics, so I request you to listen it twice and thrice so that you can easily understand each and everything. Till then, thanks and have a nice day.